Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, पहले वीडियो में कंसाइनमेंट अकाउंट्स पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, एजेंट अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखा था इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इन द बुक्स ऑफ एजेंट. और एजेंट कौन कौन सी बुक्स बनाएगा वो सीखने के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में. तो इन द बुक्स ऑफ एजेंट हम लोगों को बनाना होता है प्रिंसिपल अकाउंट. तो चलिए देखते हैं एजेंट प्रिंसिपल के साथ में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस करता है. स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और अगर हम शुरुआत की बात करें तो एजेंट जब एजेंसी लेता है तो सबसे पहले उसे प्रिंसिपल को एडवांस पे करना होता है. तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे टू कैश और बैंक. प्रिंसिपल अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हो जाएगी एडवांस पेमेंट करने की. इसके बाद एजेंट को अपने रेलवे स्टेशन से माल छुड़ाकर अपने गोदाम तक लाने पे और गोदाम से रिलेटेड, शोरूम से रिलेटेड, उसकी सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस उसको करने होते हैं. तो उन एक्सपेंसेस के लिए एजेंट एंट्री बनाएगा प्रिंसिपल अकाउंट डेबिट टू कैश. क्योंकि ये अमाउंट, ये जो एक्सपेंसेस हुए हैं ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट हुए हैं, एजेंसी के अगेंस्ट हुए हैं, तो प्रिंसिपल से चार्ज कर लिए जाएंगे. आप एंट्री बनाओगे प्रिंसिपल अकाउंट डेबिट टू कैश. देन नेक्स्ट नंबर आता है एजेंट द्वारा जो सेल की जाएगी वो बाय कैश या बाय डेटर्स, कैश और क्रेडिट. आपकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रिंसिपल अकाउंट. और इस सेल्स पर जो एजेंट को कमीशन दिया होगा वो आप लिखोगे टू कमीशन. कि एजेंट के लिए ये क्रेडिट इनकम है तो आप प्रिंसिपल अकाउंट डेबिट टू कमीशन एंट्री बना दोगे. एंड एट लास्ट टू कैश और बैंक बैलेंस शीट फिगर निकाल लोगे. फाइनल पेमेंट जो प्रिंसिपल को किया जाएगा वो आ जाएगा. हो सकता है क्रेडिट साइड में आ जाए तो आप क्रेडिट साइड में बाय बैंक बैलेंस शीट फिगर निकाल सकते हो. तो ये हुआ इन द बुक्स ऑफ एजेंट प्रिंसिपल अकाउंट कैसे बनेगा. एक और देखते हैं इन द बुक्स ऑफ एजेंट कमीशन अकाउंट कैसे बनता है. चलिए एक और फॉर्मेट देखते हैं कमीशन अकाउंट. कमीशन अकाउंट का फॉर्मेट भी वैसा ही रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. तो हम लोग कॉपी लेने के बाद यहां से एंट्री बनाएंगे प्रिंसिपल अकाउंट डेबिट टू कमीशन. तो इसकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रिंसिपल एंड इसके डेबिट साइड में हमें लिखना पड़ सकता है बेड डेब्ट. कब लिखोगे? जब एजेंट को डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया गया हो. सर ये डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है डिस्कस करने वाले हैं जस्ट इसी वीडियो के अंदर, टाइप्स ऑफ कमीशन के अंदर. तो इसको मैं डिटेल में वहीं लूंगा और आपको वापस रिवाइज करवाऊंगा कि कमीशन के डेबिट में टू बेड डेब्ट क्यों लिखा है. इसके बाद में टू पी एंड एल बैलेंस शीट फिगर निकाल लिया जाएगा. दी एंड हो जाएगा इस अकाउंट का. और कमीशन अकाउंट के फॉर्मेट में बस इतना सा है, प्रिंसिपल क्रेडिट में आएगा, बेड डेब्ट डेबिट में लिखना पड़ सकता है अगर डेल क्रेडिटर कमीशन प्रोवाइड किया गया हो, और टू पी एंड एल बैलेंस शीट फिगर निकल जाएगा. तो चलिए अब चलते हैं वापस एजेंसी की कुछ कैलकुलेशंस के बारे में. तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंटली कमीशन की. के बारे में बात कर लेते हैं. तो कमीशन 3 प्रकार का होता है. जनरल कमीशन, दूसरा डेल क्रेडिटर कमीशन,
और तीसरा ओवरराइडिंग कमीशन। तीनों कमीशन को अगर हम हिंदी में कहना चाहें सामान्य कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन को हिंदी में बोलते हैं परिशोध कमीशन, और ओवरराइडिंग कमीशन को कहते हैं अधिभावी कमीशन। कब दिया जाता है? सामान्य कमीशन सामान्यतया प्रत्येक एजेंट को दिया जाता है, प्रत्येक एजेंट को दिया जाएगा। तो किस पर निकलेगा? कमीशन इक्वल्स टू टोटल सेल्स, जो भी क्वेश्चन में दी गई हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी परसेंटेज आपको दे रखा हो कमीशन का, डिवाइडेड बाय 100। डेल क्रेडर कमीशन की कहानी बच्चों ये है कि यह कमीशन एजेंट को डूबत ऋण, जो बेड डेब्ट की बात कर रहे थे हम लोग, डूबत ऋण की हानि को वहन करने के लिए दिया जाता है। कहना यह चाह रहा हूं कि अगर एजेंट को परिशोध कमीशन दे दिया जाए तो जो उधार बिक्री एजेंट द्वारा की जाती है, उस उधार बिक्री के फलस्वरूप यदि परिशोध कमीशन दिया जाता है तो उधार बिक्री के फलस्वरूप ऋण की हानि होने पर इस हानि को एजेंट को उठाना होता है। यदि परिशोध कमीशन दिया गया है तो उधार बिक्री के फलस्वरूप डूबत ऋण की जो हानि होगी उसे एजेंट को उठाना होगा। और इसी का उल्टा कर लेते हैं कि सर परिशोध कमीशन नहीं दिया जाए तो क्या होगा? यदि परिशोध कमीशन नहीं दिया गया है तो इस हानि को प्रेषक को उठाना होता है। प्रेषक कौन होता है? कंसाइनर प्रिंसिपल होता है। तो यदि परिशोध कमीशन दे दिया तो एजेंट हानि उठाएगा, और परिशोध कमीशन नहीं दिया तो प्रेषक यानी कि कंसाइनर हानि उठाएगा। फॉर्मूला देखिए, यहां फॉर्मूले में कंफ्यूजन है। अगर डेल क्रेडर कमीशन अपने को परसेंटेज में दे रखा है तो ये क्रेडिट सेल्स पर भी फाइंड आउट हो सकता है या टोटल सेल्स पर भी फाइंड आउट हो सकता है। आपको प्रश्न की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी होगी। प्रश्न में लिखा जाएगा बिक्री पर अथवा उधार बिक्री पर। अगर उधार बिक्री पर लिखा जाए तो आपको उधार बिक्री पर कैलकुलेट करना है, अन्यथा टोटल सेल्स पर कैलकुलेट होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर उधार बिक्री पर लिखा जाए परसेंटेज तो आपको क्रेडिट सेल्स पर कैलकुलेट करना है, अन्यथा नहीं तो टोटल सेल्स पर कैलकुलेट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है अधिभावी कमीशन। पहली बात तो यह है कि अधिभावी कमीशन क्यों दिया जाता है। इसके लिए सिंपल उदाहरण पहले अपन ले लेते हैं। अधिभावी कमीशन एक पर्टिकुलर अमाउंट से, एक वैल्यू से ज्यादा बिक्री करने पर यह अधिभावी कमीशन दिया जाता है। अब वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है, क्या वो कॉस्ट प्राइस है? अगर कॉस्ट प्राइस से थोड़ा ज्यादा पर कमीशन बेस पे अगर एजेंट बिक्री कर रहा है तो हो सकता है हानि हो जाए। तो कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जोड़कर एजेंट को एक प्राइस बताई जाती है, जिसे हम लोग बीजक मूल्य इनवॉइस प्राइस कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट परसेंटेज
जो प्रिंसिपल डिसाइड करता है वो जोड़कर एक प्राइस निकाली जाती है जिसे इनवॉइस प्राइस कहा जाता है। एजेंट को इस इनवॉइस प्राइस से माल अधिक पर बेचना होता है। नोट कर देता हूं मैं आपके लिए कि एजेंट को बीजक मूल्य पर अथवा इससे अधिक मूल्य पर माल को बेचना होता है। अगेन यहां हमारे लिए प्रश्न खड़ा हो गया कि बीजक मूल्य पर और उससे अधिक मूल्य पर माल बेचने पर, उससे अधिक मूल्य पर माल बेचने पर क्या होगा? क्या उसे अतिरिक्त कमीशन होगा? बिल्कुल होगा। अगर वो अतिरिक्त कमीशन दिया जाए तो उसे हम लोग अधिभावी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं। और कैसे कैलकुलेट होगा? दो तरीके से हो सकता है। सामान्यतया प्रश्न में लिखा होता है, सामान्यतया प्रश्न में लिखा होता है बीजक मूल्य से अधिक मूल्य की बिक्री पर कमीशन दिया जाएगा। सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू परसेंटेज लगाना है। कंफ्यूज नहीं हो, ध्यान से समझें। सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं। जो माल बेचा गया उसकी सेल वैल्यू और जो माल बेचा गया है उसकी इनवॉइस प्राइस, दोनों के अंतर का प्रतिशत निकालना होगा। यदि सारा माल नहीं बेचा गया है, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन बेचा गया, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बीजक मूल्य जो आपको लेना है, जितना माल बेचा गया उसी का लेना है। ठीक है, जैसे उदाहरण दे देता हूं कि 80,000 रुपए की लागत का माल जिसका बीजक मूल्य 1 लाख रुपए है, तो 80,000 का माल नहीं बेचा गया, 50,000 60,000 का ही माल बेचा गया, तो उसका जो बीजक मूल्य होगा वो प्रोपोर्शनेटली आपको यहाँ लेना होगा। तो इसको हम लोग आने वाले समय में इसमें उदाहरण स्वरूप देख लेंगे, उदाहरण में देख लेंगे। तो इसके डिस्कशन हम लोग और डिटेल में बाद में करेंगे। अगर ये कमीशन आपको टोटल सेल्स पर निकालने को कहा गया हो तो आप लोग इसको टोटल सेल्स पर निकालोगे। तो यहाँ कंसाइनमेंट के कमीशंस का पॉइंट समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं लॉसेस के ऊपर। कौन कौन से लॉसेस होते हैं कंसाइनमेंट में? सामान्यतया दो तरीके की लॉसेस होते हैं। पहला होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। सामान्य हानि जो लीकेज के कारण, सूखने के कारण नॉर्मली हुआ करती है, तो सामान्यतया जो लॉस हुआ करता है उसे हम लोग नॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे गेहूं की बोरियां इधर से उधर रखने में थोड़ा बहुत गेहूं 150 ग्राम गिरता ही गिरता है। दूध को उबाला जाए, पानी को उबाला जाए, दूध और पानी को उबाला जाए, उसमें से हल्का बहुत उड़ना स्वाभाविक है। इसी तरह से पेट्रोल अगर काफी समय तक पड़ा रह जाए तो उसका उड़ना स्वाभाविक है। तो इस तरह से जो उड़ने, रिसना, सूखना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होगी वो हम लोग नॉर्मल लॉस में कवर करेंगे। नॉर्मल लॉस के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी होती। नॉट रिक्वायर्ड, तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं होगी। केवल अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करते समय हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में। और एक बात और बता दूं कि नॉर्मल लॉस होने के केस में जो बचा हुआ माल होता है उसे भारित कर दिया जाता है। ये कैसे भारित होता है मैं आपको जब अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन दिखाऊंगा उसके अंदर कवर करेंगे। एबनॉर्मल लॉस के लिए आपको देखना पड़ेगा दो तरीके के कंसेप्ट। इफ इट इज अकर्ड इन ट्रांजिट, क्या ये रास्ते में हुआ था, या दूसरा कंसेप्ट इफ इट इज अकर्ड इट गो डाउन ऑफ एजेंट।
अगर रास्ते में हुआ था तो एबनॉर्मल लॉस का जो फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू goods sent on consignment value plus principal expenses, all principal expenses divided by total unit into abnormal loss unit। इससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। और अगर रास्ते में होने के स्थान पर ये माल गोदाम में पहुंच गया था, उसके बाद में हानि हुई है, तो इस केस में आप लोगों को फॉर्मूला लिखना होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस ऑल प्रिंसिपल एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ एजेंट divided by total unit into abnormal loss unit। तो एबनॉर्मल लॉस अगर रास्ते में हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, एबनॉर्मल लॉस गोदाम में पहुंच जाए और उसके बाद हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है आग लग जाना, चोरी हो जाना, किसी मेजर रीजन से, बड़े रीजन की वजह से लॉस होना, एबनॉर्मल नेचर का लॉस होना, बड़ी संख्या में यूनिट का लॉस होना एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया एजेंट की बुक्स में प्रिंसिपल अकाउंट और कमीशन अकाउंट, और फिर हमने कमीशन के टाइप्स देखे, जनरल कमीशन, डेलीगेटेड कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन, और इसके बाद में लॉसेस के प्रकार देख लिए, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।